Hello friends, welcome to all of you in our channel खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स। आज हम आपको एक्सपेंस के बारे में बताने वाले हैं कि एक्सपेंस का नेचर क्या होता है और काफ़ी डिटेल में हम डिस्कशन करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ सम एमसीक्यूज़। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ एमसीक्यूज़ ले लेते हैं और फिर जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा हम डिटेल आपको प्रोवाइड करेंगे। तो पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर है। आयगत व्यय को अंतिम खाते में दर्शाते हैं। इंग्लिश वालों को यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो मैटर है उसका एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में भी होगा और आगे पूरे क्वेश्चन इसके बाद इंग्लिश में ही मिलने वाले हैं, इसलिए इंग्लिश वाले भी हमारे वीडियो में बने रहें। आयगत व्यय को अंतिम खाते में दर्शाते हैं। आयगत व्यय से मतलब यहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कहाँ लिखा जाता है अंतिम खातों में? फाइनल अकाउंट में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, मतलब पीएल अकाउंट के डेबिट में। जैसा कि आप जानते हैं ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लिखा जाता है। आयगत व्यय क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, उनके बारे में भी अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो फिलहाल इतना समझ लें कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो फाइनल अकाउंट में कहाँ आते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट के भी डेबिट में आते हैं और पीएल अकाउंट के भी डेबिट में आते हैं, बिकॉज ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट के डेबिट में आएंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ जाएंगे? तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ जाएंगे? पूंजीगत व्ययों को चिट्ठी में लिखा जाएगा, मतलब कि बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। तो इस बात को आप याद रखिए। व्यय नेचर के आधार पर दो तरह के होते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आयगत व्यय वो होते हैं जो लेस देन 1 ईयर से रिलेटेड होते हैं, मतलब एक वर्ष के अंतर्गत जो व्यय होते हैं वो आयगत व्यय होते हैं और जिनका भविष्य में कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा वो आयगत व्यय होते हैं। लेकिन जिन व्ययों का भविष्य में हमको फ़ायदा मिलने वाला है और फ्यूचर में जो हमें प्रॉफिट देंगे और असेट जनरेट करते हैं वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 12 माह या 12 माह से कम के होते हैं, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर 12 माह या 12 माह से अधिक के होते हैं। तो इस बात को आप याद रखिएगा। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर ले लेते हैं कि मूल्यह्रास क्या है, मतलब डेप्रिसिएशन क्या है। तो आपको पता है कि मूल्यह्रास जो डेप्रिसिएशन है वो आपका एक व्यय है और किस तरह का व्यय है तो समझ लें। डेप के बारे में समझ लेते हैं कि डेप क्या है। स्थायी संपत्तियों के मूल्य में होने वाली कमी को हम क्या कहते हैं? स्थायी संपत्तियों के मूल्य में होने वाली कमी को हम ह्रास कहते हैं। ह्रास के बारे में हम आपको बता रहे थे कि ह्रास डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो ह्रास दो प्रकार का व्यय है। ह्रास एक तो लॉस भी है और एक एक्सपेंस भी है। स्थायी संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी को हम ह्रास कहते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट ड्यू टू इट्स यूज़ ईयर बाय ईयर। तो जब किसी संपत्ति का उपयोग हम ईयर बाय ईयर करते हैं, वर्ष के दौरान करते रहते हैं और अगले वर्ष में भी करते हैं और लगातार करते हैं, तो संपत्ति के मूल्य में कुछ कमी हो जाती है। उस संपत्ति के मूल्य में कमी को हम ह्रास कहते हैं। अब ह्रास दो प्रकार का व्यय है। ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है। नॉन कैश एक्सपेंस का मतलब ये होता है ये गैर नगद खर्च है। अब गैर नगद खर्च इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ह्रास काट कर हम किसी को देते नहीं हैं, बल्कि वो ह्रास की रकम व्यापार में ही रहती है, हमारे पास ही रहती है, इसलिए ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है। तो याद रखिए ये गैर नगद खर्च है। और इसके साथ साथ ये एक आयगत मद है। आयगत मद है क्योंकि इसका संबंध जो है एक वर्ष से है। इस एक साल का डैप लगाया, अगले साल हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो फिर डैप लगाएंगे, तो पर्टिकुलर ये विथ इन 1 ईयर के लिए होती है। इसलिए डैप संपत्ति तो कई साल के लिए होती है, लेकिन उस पर लगने वाला जो डैप होता है वो पर्टिकुलर एक ईयर से रिलेटेड होता है। और जैसा भी हमने आपको बताया एक वर्ष से संबंधित कोई भी मद होगी तो वो आयगत होगी। तो इस प्रकार से मूल्य ह्रास क्या हो जाएगा? जो ह्रास है वो आयगत हानि हो जाएगी, मतलब कि कैपिटल लॉस हो जाएगा। तो याद रखिए ये एक कैपिटल लॉस भी है और ये एक कैपिटल एक्सपेंस भी है, क्योंकि इससे हमारी एसेट की वैल्यू ईयर बाय ईयर क्या होती है? डाउन हो जाती है। अब हम स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन आप जैसा कि देख रहे हैं, प्रत्येक समायोजन
की प्रविष्टि की जाती है। तो प्रत्येक समायोजन की प्रविष्टि मतलब जितने भी एडजस्टमेंट हैं वो कितने बार रिकॉर्ड होते हैं। तो आपको पता है कि जितने एडजस्टमेंट होते हैं वो 2 बार रिकॉर्ड होते हैं। ये एक सामान्य बात है कि हर समायोजन का लेखा कितने बार होता है, 2 बार होता है। तो हर एडजस्टमेंट पहली बार कहाँ आता है, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में आता है, और दूसरी बार कहाँ आता है, बैलेंस शीट में। लेकिन इसका एक आंसर जो तीसरा दिया, जो सी दिया गया, ये भी हो सकता था, लेकिन ये आंसर तब होगा एक एडजस्टमेंट को 3 जगह भी लिखा जा सकता है, लेकिन वो एक स्पेशल एंट्री है और एक स्पेशल आपका क्या है, एडजस्टमेंट है, वो भी हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। जैसे मान लो आपको बिजनेस में लॉस बाय फायर दिया हुआ है, तो लॉस बाय फायर का मतलब आग से हानि। अब आग से हानि होगी तो हमारा गुड्स कम होगा, और गुड्स कम होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आपको क्या कम करेंगे, सबसे पहले आप अपना परचेस कम करेंगे। तो लॉस बाय फायर मतलब आग से हानि होने पर या अग्नि से हानि होने पर उसे परचेस में से कम किया जाएगा, ये पहली बार रिकॉर्ड होगा। फिर उसके बाद जो माल जल गया उससे हमारा जो पैसा डूब गया है वो बिजनेस का एक लॉस है, तो उस लॉस को लॉस बाय फायर के नाम से कहाँ लिखेंगे, लॉस बाय फायर के नाम से कहाँ लिखेंगे, पीएल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। तो ये दूसरी बार रिकॉर्ड हो गया। अब तीसरी बार कब रिकॉर्ड होगा, अगर हमने गुड्स का क्या कर रखा है, इंश्योरेंस करा रखा है। तो इंश्योरेंस अगर हमारे है, इंश्योरेंस अगर गुड्स का है तो उस इंश्योरेंस होने की वजह से उसका हमको क्या मिलेगा, क्लेम मिलेगा। तो उस इंश्योरेंस क्लेम को हम कहाँ लिखेंगे, मान लो हमारा 15,000 रुपये का माल जल गया, तो 15,000 रुपये अग्नि से हानि हुई, परचेस में से 15,000 कम करेंगे, लेकिन वो 15,000 में से हमें 12,000 रुपये का इंश्योरेंस कंपनी ने क्या दे दिया, क्लेम दे दिया कि इंश्योरेंस कंपनी हमको 12,000 दे देगी। तो अब नेट लॉस हमारा कितना हुआ, 3,000। तो 3,000 आपका कहाँ आ जाएगा, पीएल अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। किस नाम से आएगा, लॉस बाय फायर के नाम से आएगा। और इसके बाद जो इंश्योरेंस क्लेम मिला है वो आज नहीं तो कल कैश में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसे मिल जाएंगे। तो वो 12,000 रुपये आपके कहाँ आएंगे, वो क्लेम आपका असेट साइड आएगा, और वो कितनी रकम आएंगी, 12,000 आएंगी। तो बोलिए इस एडजस्टमेंट की रिकॉर्डिंग कितने बार हो गई, 3 बार। तो याद रखिए लॉस बाय फायर विथ दी इंश्योरेंस क्लेम, अगर ये लॉस बाय फायर है और उसका हमने इंश्योरेंस करा रखा है तो उस एडजस्टमेंट को कितने बार रिकॉर्ड किया जा सकता है, तो 3 बार। जनरली हर एडजस्टमेंट कितने बार आता है, 2 बार आता है, लेकिन अगर कोई एडजस्टमेंट है तो वो 3 बार भी रिकॉर्ड हो सकता है। लेकिन इससे अब रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ और जनरेट होता है। वो एक क्वेश्चन यहाँ ये है, क्या किसी एडजस्टमेंट को एक बार भी रिकॉर्ड किया जा सकता है, तो हाँ, हर वो एडजस्टमेंट जो कहाँ दिया है, ट्रायल बैलेंस में दिया है, वो आपको कहाँ दिया है, अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो उस ट्रायल बैलेंस में दिए गए एडजस्टमेंट को भी कितने बार रिकॉर्ड किया जाएगा, एक बार रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल ये क्वेश्चन एक जनरल टर्म्स है कि प्रत्येक समायोजन की प्रविष्टि कितने बार होती है, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा कि सामान्यतः जनरली हर एडजस्टमेंट कितने बार आता है, 2 बार। लेकिन एडजस्टमेंट अगर ट्रायल बैलेंस में दिया होगा तो कितने बार आएगा, एक ही बार आएगा। और कहाँ आएगा, सीधा बैलेंस शीट में। और क्या कोई एडजस्टमेंट 3 जगह पर आ सकता है, तो हाँ, अगर इंश्योरेंस हमने कराया है और हमारा लॉस बाय फायर ऑफ गुड्स हुआ है तो वो हम 3 जगह पर रिकॉर्ड करते हैं। तो क्वेश्चन सिचुएशन पर डिपेंड करता है, और सिचुएशनल हमको क्या करना पड़ता है, डिसीजन मेकिंग लेना पड़ती है। तो इसलिए याद रखें कि क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्चुअल आते हैं और फैक्चुअल आते हैं, तो आपको फैक्ट को और कॉन्सेप्ट को समझना होगा। चलिए हम आगे क्वेश्चन अब देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या। अगला क्वेश्चन है, अदत्त व्ययों को चिट्ठे में कहाँ लिखा जाता है। अदत्त व्यय मतलब होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो अदत्त व्ययों को चिट्ठे में कहाँ लिखा जाता है, तो अदत्त व्यय का मतलब होता है जो पैसा हमें भुगतान करना है, जिन व्ययों का हमें भुगतान करना है वो हम दायित्व पक्ष में यानी लायबिलिटी में दिखाते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, तो इंग्लिश में इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहा जाता है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को कहाँ लिखते हैं, हम लायबिलिटी में लिखते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, डूबत ऋण आयोजन किया जाता है। तो डूबत ऋण का आयोजन कहाँ किया जाता है, देनदार खाते में किया जाता है, डेटर्स अकाउंट में किया जाता है,
तो याद रखिए, ये डूबत ऋण प्रावधान इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, तो इसको बैड डेब्ट रिजर्व कहते हैं। क्या कहा जाता है, इसको बैड डेब्ट रिजर्व कहा जाता है, या प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट कहते हैं, या इसको देनदारों पर डूबत ऋण का आयोजन, या इसको संदिग्ध ऋण संचय भी कहा जाता है, या संदिग्ध ऋण संचिति भी कहा जाता है। तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन बैड डेब्ट रिजर्व या प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट इंग्लिश में 2 नाम याद रखें। और बैड डेब्ट रिजर्व किस पर किया जाता है, देनदारों पर, मतलब डेटर्स पर। तो डूबत ऋण का आयोजन किया जाता है तो किस खाते में किया जाता है, देनदार खाते में। अब एक फैक्ट हम आपको यहाँ और बता देते हैं, इसी क्वेश्चन को एग्ज़ाम में और घुमा कर दिया जा सकता है कि डूबत ऋणों का आयोजन कहाँ किया जाता है और किस खाते में किया जाता है। तो क्वेश्चन का थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल हाई हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा देनदार खाते में किया जाएगा, लेकिन देनदार खाते के किस पक्ष में किया जाएगा, तो ये क्रेडिट में किया जाएगा। तो याद रखिए, ये देनदार खाते के तो क्रेडिट में आएगा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है इस तरह क्वेश्चन कि डूबत ऋण का आयोजन पीएल अकाउंट में कहाँ किया जाएगा, तो डूबत ऋणों का आयोजन पीएल अकाउंट के डेबिट में किया जाता है। तो याद रखिए, अब एक ही क्वेश्चन को हमने 3 प्रकार से आपको बता दिया। फिलहाल क्वेश्चन था डूबत ऋणों का आयोजन कहाँ किया जाता है, या डूबत ऋणों का आयोजन किया जाता है, तो आंसर आपका देनदार खाते में हो गया। अब देनदार खाते के भी किस साइड किया जाता है, तो देनदार खाते के क्रेडिट में किया जाता है। अगर पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन कि ये पीएल अकाउंट ये कहाँ किया जाता है पीएल में, तो पीएल अकाउंट के कहाँ किया जाता है, डेबिट में। और आपको पता होगा हर जर्नल एंट्री 2 जगह पोस्ट की जाती है, क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड होता है, मतलब दोहरा लेखा प्रणाली पर ये आधारित होता है। तो पीएल अकाउंट के अगर डेबिट में आया तो देनदार खाते के कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि हर खाता एक बार क्रेडिट होता है एक जगह, तो दूसरी जगह क्या होता है, क्रेडिट होता है। मतलब जब हम पोस्टिंग करते हैं तो एक अकाउंट में डेबिट में आया तो दूसरे अकाउंट में क्या जाएगा, वो क्रेडिट में जाएगा। तो पीएल के डेबिट में और डेटर्स अकाउंट के कहाँ जाएगा, ये क्रेडिट में जाएगा। आई होप ये कंप्लीटली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी। अब समायोजन में यदि अंतिम रहतिया दिया है तो वो कहाँ लिखा जाएगा। समायोजन मतलब एडजस्टमेंट में अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है, तो समायोजन में अगर आपको यानी एडजस्टमेंट में अगर आपको क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो वो कहाँ आएगा, पहली बार व्यापार खाते के क्रेडिट में आता है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। और दूसरे बार वो असेट में जाता है, कहाँ, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में कहाँ जाता है, ये असेट में जाता है। तो आपका आंसर उपर्युक्त दोनों हो जाएगा, मतलब ए और बी बोथ हो जाएगा। अब हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन जो हैं वो दिए गए हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए अब हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या दिया गया है। तो देखिए आप, इसमें हम बता देते हैं आपको। ये क्वेश्चन है, बिक्री हेतु खरीदे गए माल की लागत है। बिक्री हेतु खरीदे गए माल की लागत क्या है, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या कहते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका आंसर हो जाएगा क्या, बी। ये आपका एक आयगत व्यय है। देखिए यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात की है, मतलब लागत की बात की है। माल आता है, माल बेच दिया जाता है, और माल कभी भी संपत्ति नहीं होता। जो गुड्स आपका होता है वो रीसेल के लिए होता है, इसलिए। लेकिन अगर ये क्लोजिंग स्टॉक होता तो फिर ये क्या बन जाता, संपत्ति बन जाता, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा के लिए हो जाएगा तो वो संपत्ति होगा, और विथ इन 1 ईयर रहेगा। आज हम माल लेकर आए, आज 2-3-4 महीने में हमने उसको बेच दिया, या 1 साल के अंदर ही भी बेच दिया, तो वो क्या होगा, आपका रेवेन्यू आइटम होगा। जैसा हमने आपको बताया, रेवेन्यू आइटम विथ इन 1 ईयर होता है, और आपका कैपिटल आइटम क्या होते हैं, मोर देन 1 ईयर के होते हैं। और कैपिटल आइटम हमेशा क्या जनरेट करते हैं, असेट यानी कि संपत्ति बनाते हैं, जबकि आपके आयगत व्यय संपत्ति नहीं बनाते। रेवेन्यू आइटम कभी भी असेट जनरेट नहीं करते। तो खरीद गए माल की लागत को याद रखिए, ये आपका क्या है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका पहले क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है कि खरीदे गए ख्याति के लिए क्रय की गई अगर ख्याति के क्रय के लिए चुकाई गई राशि क्या होगी, मतलब अमाउंट पेड फॉर एक्वायरिंग गुडविल क्या होगी। हम अगर अपनी फर्म की क्या बनाते हैं, ख्याति बनाते हैं, तो उस ख्याति बनाने के लिए जो रकम चुकाई जाती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको पूंजीगत व्यय कहा जाता है। अब पूंजीगत व्यय क्यों कहा जाता है, ख्याति गुडविल जो है वो खुद भी असेट है, और इसको क्रिएट करने में जो भी पैसा लगेगा तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा।
क्योंकि इस गुडविल का फ़ायदा आगे हमें कई वर्षों तक मिलता रहेगा। और जब गुडविल जो इमेज एक बार बन जाती है वो आगे कई वर्षों तक बनी रहती है। तो इस आपके पूंजीगत व्यय से क्या होगा, ख्याति को खरीदने के लिए चुकाई गई राशि क्या होगी, पूंजीगत व्यय होगी, क्योंकि इसका फ़ायदा आगे आने वाले कई वर्षों में मिलता रहेगा। और ख्याति हमारी क्या है, एक संपत्ति भी है। और ऑल असेट्स को हम क्या कहते हैं, कैपिटल आइटम्स कहते हैं। तो यहाँ आपका जो एक्सपेंडिचर है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंस हो जाएगा। अब स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, स्थायी संपत्तियों का ह्रास क्या है। अब आपको पता है कि स्थायी संपत्तियों का ह्रास कहाँ लगाया जाता है। डेप ऑन फिक्स्ड असेट को हम कहाँ लगाते हैं, डेप ऑन फिक्स्ड असेट को पीएल अकाउंट के कहाँ लगाया जाता है, डेबिट में लगाया जाता है। और पीएल अकाउंट में जितने भी एक्सपेंस लिखे जाते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि आयगत व्यय है ये, और आयगत व्ययों को ही हम पीएल अकाउंट में यानी कि ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। व्यापार लाभानी खाते के डेबिट में उन्हीं व्ययों को लिखा जाता है जो आयगत व्यय हैं। और ह्रास संपत्ति का क्या है, अभी हमने आपको बताया था, स्थायी संपत्तियों पर ह्रास को हमने 2 पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था कि ये आपका एक आयगत व्यय भी है और ये आपका गैर नगद खर्च भी है। मतलब ये आपका एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है और ये आपका नॉन कैश एक्सपेंस भी है। तो इसको आप याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए, एक आखिरी आपको यहाँ ये दिया गया था सी पॉइंट, इसके संबंध में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट अब हम आपको बताने वाले हैं, जिसको आप कॉपी में नोट कर लें और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक एक्सपेंस होता है जिसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एक होता है आपका डिफ़र्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये डिफ़र्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो आपने समझ लिया, लेकिन डिफ़र्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो आपने एक व्यय सुना होगा, प्रारंभिक व्यय, जिसको हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस यानी कि प्रारंभिक व्यय। अब ये प्रारंभिक व्यय पर्टिकुलर क्या होता है उसको समझ लें। जब हम कोई कंपनी बनाते हैं या जब कोई हम व्यापार शुरू करते हैं तो उस व्यापार को शुरू करने पर जो शुरुआती खर्च होते हैं उनको हम प्रारंभिक व्यय कहते हैं। और ये प्रारंभिक व्यय आपका क्या होता है, ये प्रारंभिक व्यय आपका एक बड़े स्तर पर होता है, ज़्यादा खर्च होता है। इसको एक बार में पूरा राइट ऑफ नहीं किया जाता। इसको राइट ऑफ करने के लिए अगर हमें 5 साल में राइट ऑफ करना है तो 1/5 करके हम राइट ऑफ करते हैं, और 10 साल में अगर हमें राइट ऑफ करना है तो 1/10 भाग लेकर इसको राइट ऑफ किया जाता है, मतलब अपलिखित किया जाता है। तो प्रारंभिक व्यय आपका क्या है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसको कॉपी में आप नोट कर लें कि प्रारंभिक व्यय प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस है। डिफर्ड का मतलब होता है इसको स्थगित कर दिया गया। अब कैसे स्थगन हुआ, 1/5 हमने पहले साल ले लिया, बाकी 4/5 क्या हुआ, स्थगित हो गया अगले साल के लिए। फिर 1/5 हम दूसरे साल लेंगे तो कितना बचा, फिर उसके बाद 3/5 वो अगले साल के लिए हो गया। फिर अगले साल हम 1/5 लेंगे तो अब बाकी रिमेनिंग कितना बचा, 2/5, वो अगले साल के लिए क्या हो गया, डिफर्ड हो गया। तो जिसको हम स्थगित कर सकते हैं, टाल सकते हैं, अगले वर्ष में ले जा सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और प्रारंभिक व्यय आपका एक डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मतलब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई। और आखिरी वर्ष में क्या होता है, जब हम 1/5 करके 4 साल चार्ज कर देते हैं तो बाकी बचता है जो 1/5 वो आखिरी साल में राइट ऑफ कर दिया जाता है और ये व्यय पूरी तरीके से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो प्रारंभिक व्ययों को समाप्त किया जाता है, लेकिन किस्तों में समाप्त किया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है किस व्यय को किस्तों में समाप्त करते हैं, तो ये फैक्ट भी याद रखें, प्रारंभिक व्यय को किस्तों में समाप्त करते हैं। क्यों समाप्त करते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा व्यय है और इस व्यय को अगर हम पूरा चार्ज कर देंगे तो हमारा बिजनेस का प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन बिजनेस में रियल पोजीशन हमें नहीं पता चलेगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रारंभिक व्ययों को थोड़ा थोड़ा करके क्या करते हैं, राइट ऑफ करते जाते हैं। जैसे 1/5 को राइट ऑफ करते गए और 5वें साल पूरा राइट ऑफ हो गया। तो इसका स्थगन होने के कारण इसको डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ आगे आपको बता देते हैं कि अगला व्यय आपका क्या दिया गया है, अगला आपका एमसीक्यू क्या है वो देख लेते हैं। इसके पहले हम आपसे कुछ डिस्कस भी करना चाहते हैं, तो 2 मिनट में जल्दी से डिस्कशन आप समझ लें। अभी हमारे बैच में हमारा जो पेड ग्रुप चल रहा है उसमें 5 दिन पहले अभी राजेंद्र शेलके नाम के हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने इसमें एडमिशन लिया है और उन्होंने एडमिशन लिया है उनके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि वो 2012 के पेपर में एमपी के टॉप 10 में से थे, यानी टॉप 10 में उनका नाम आया हुआ था और 10वें नंबर की रैंक उन्होंने हासिल की थी। लेकिन उनकी कैटेगरी में सिर्फ 7 पोस्ट थीं, तो इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हो सका। उन्होंने भी हमारे बैच को ज्वाइन कर लिया है। उन्होंने हमारी क्वालिटी ऑफ कंटेंट देखा और हमारी कंटेंट की क्वालिटी को देखकर हमारे बैच को ज्वाइन कर लिया है। तो हमने ये इसलिए डिस्कस किया है कि लोग हमारी क्वालिटी को पहचान रहे हैं और ये भी लोग हमें बता रहे हैं कि जब हम इतना सारा आपको पब्लिकली बता रहे हैं तो पेड कोर्स में इससे कहीं ज़्यादा हम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनके प्रति हमारी जिम्मेदारियां और ज़्यादा हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है वो हमारे कोर्स को और ऐसी प्रैक्टिस सीरीज़ पाने के लिए, पीडीएफ फाइल पाने के लिए और वीडियो लेक्चर पाने के लिए हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करें। ये पेड कोर्स सिर्फ ज्वाइनिंग कर सकते हैं आप इसी मंथ में, अगस्त में, क्योंकि इसके बाद कोई एडमिशन नहीं लिया जाएगा। इसलिए नहीं लिया जाएगा क्योंकि इतना सारा जब मटेरियल हो जाएगा तो आपको वो प्रोवाइड करने में हमें काफ़ी परेशानी होगी। इसलिए जिन लोगों को भी हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करना है वो जल्दी से ज्वाइन कर लें। तो चलिए अब हम ठीक है जल्दी से ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि 4th क्वेश्चन पर्टिकुलर आपको क्या दिया गया है कि हाल में क्रय की गई पुराने कार के प्रयोग के पूर्व मरम्मत का खर्च क्या होगा। तो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक हम आपको बताने वाले हैं। कार देख लेते हैं। कार यहाँ पुरानी है और उसको प्रयोग करने के पूर्व बनाने के लिए उस पर मरम्मत का खर्च करना पड़ेगा। तो बताइए, कार अभी मान लो क्या है कि बंद हालत में है, उसको चालू हालत में लाने के लिए, उस सेकंड हैंड कार को चालू हालत में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिपेयरिंग। तो ये रिपेयरिंग क्या है? तो देखिए, रिपेयरिंग जनरली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जनरली, लेकिन अगर सेकेंड हैंड कार को चलाने लायक बनाने के लिए अगर कोई हमने रिपेयरिंग एक्सपेंस किया है, मरम्मत व्यय, तो वो क्या हो जाएगा? आपका पूंजीगत व्यय। तो याद रखिए, पुरानी कार या सेकेंड हैंड कार पर अगर रिपेयरिंग दिया जाता है उसको चालू योग बनाने के लिए, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। याद रखिए, अगर कार नई होती और नई कार में 2-3 महीने के बाद कुछ रिपेयरिंग निकल आता तो वो आपका कौन सा होता? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता। लेकिन बात यहाँ पुरानी कार की हो रही है। देख ले, यहाँ शर्त लगी है कि पुरानी कार है और उसको प्रयोग योग्य बनाना है, यानी इसका फ़ायदा फ्यूचर में हमें आगे तक मिलेगा। तो ये एक्सपेंडिचर हमारा क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन घुमाकर पूछे जाते हैं, इसलिए आपको कॉन्सेप्चुअल तैयारी करना है। अब हम आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, एक मशीन की मरम्मत पर 10,000 रुपये व्यय को क्या माना जाएगा? तो रिपेयरिंग ऑन मशीनरी को हम क्या मानते हैं? तो हमने आपको बताया कि जनरली क्या मानते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं। जनरली मरम्मत अगर दिया होगा, रिपेयर्स अगर आपको दिया होगा, तो उस रिपेयर को आप क्या मानेंगे? उस रिपेयर्स को आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे। लेकिन रिपेयरिंग अगर ओल्ड मशीन पर होगी, सेकेंड हैंड मशीन पर होगी, तो वो आपका क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, जैसा आपने ऊपर देखा। तो देखिए, सिचुएशन बदल जाती है तो नेचर भी बदल जाता है और आंसर भी बदल जाता है। तो आपको सिचुएशन को समझना है और उसके बाद फिर डिसीजन मेकिंग करना है। अगला क्वेश्चन हम स्क्रीन पर अब ले लेते हैं कि अगला पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि अशोध ऋण जो पिछले वर्ष डूब गए थे, अगर उनकी राशि को हमने प्राप्त कर लिया तो क्या होगा? तो याद रखिए, बैड डेब्ट जो होता है, अकेला बैड डेब्ट की हम बात करें तो बैड डेब्ट आपका क्या होता है? एक लॉस होता है। लेकिन अगर बैड डेब्ट रिकवर्ड हो जाए, मतलब वो डूबा हुआ ऋण जो पिछले साल डूबा था लेकिन इस साल रिकवर्ड हो गया, उससे वसूली हो गई, तो ये हमारी क्या बन जाएगी? इनकम बन जाएगी। क्योंकि पिछले साल हम इसको लॉस मान के राइट ऑफ कर चुके हैं, लेकिन इस साल वो पैसा हमको मिल गया तो हमारे लिए क्या? इनकम है। तो वो पर्टिकुलर इस साल से संबंधित है, इसलिए आपकी वो क्या होगी? रेवेन्यू रिसिप्ट होगी। और इस बैड डेब्ट रिकवर्ड से
कोई असेट जनरेट नहीं हो रही, कोई संपत्ति का फ़ायदा हमको नहीं मिल रहा, इसलिए ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। अगर कोई संपत्ति जनरेट होती तो फिर आपका आंसर क्या होता, कैपिटल रिसिप्ट होता। लेकिन जनरली बैड डेप्ट हो या बैड डेप्ट आपका बैड डेप्ट अगर आपका हो या बैड डेप्ट रिकवर्ड हो, दोनों आपके क्या हैं, कैपिटल आइटम्स नहीं हैं बल्कि दोनों रेवेन्यू आइटम्स हैं। तो अगर बैड डेप्ट रिकवर्ड है तो रेवेन्यू रिसिप्ट है, और अगर अकेला बैड डेप्ट दिया होता तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता। तो इस बात को आप याद रखिए। एक डूबत ऋण होता है और एक डूबत ऋण की वसूली होती है। डूबत ऋण हमारा आयगत व्यय है, जबकि डूबत ऋणों की वसूली हमारी क्या है, आयगत प्राप्ति है। तो इसको याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है कि मशीन की मरम्मत में खर्च किए गए 1200 रुपये क्या हैं। तो अब भी हमने आपको बताया मशीन में अब नॉर्मली दिया हुआ है, ना कि नई मशीन लिखा है ना पुरानी मशीन। तो आप एक नॉर्मली माने, जैसा कि रिपेयरिंग हमारे किसी भी मशीन में निकल आती है, तो नॉर्मली जब कोई रिपेयरिंग आएगी तो उस रिपेयरिंग को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। अगर यही मशीन पुरानी होती और उसे चालू हालत में लाने के लिए, मतलब उसको चलाने लायक बनाने के लिए अगर पैसे खर्च होते, तो वो हम फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए करते और फ्यूचर ओरिएंटेड अगर हमारा ऑब्जेक्ट होता तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता, जैसा कि सेकंड हैंड कार वाले क्वेश्चन में आपने देखा था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं। अब कुछ क्वेश्चंस और हैं, ये स्क्रीन पर आखिरी 3 क्वेश्चंस और देख लेते हैं कि अगले 3 क्वेश्चन क्या हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या शो किया जाता है। तो देखिए यहाँ लिखा है डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों एक्सपेंस की प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। तो अभी हमने आपको बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा व्यय लिखे जाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, यानी कि प्रत्यक्ष व्ययों को हम व्यापार खाते में लिखते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष व्यय जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं उनको पीएल अकाउंट में लिखते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं। अब देखिए एक्सपेंस को भी कई तरीके से बांटा जा सकता है। अगर एक्सपेंस को हम 2 तरीके से बांटें, एक होता है आयगत और दूसरा होता है क्या, पूंजीगत, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ऐसा एक्सपेंडिचर जो 1 साल से कम के लिए है, मतलब विथ इन 1 ईयर है, 1 वर्ष के अंतर्गत आता है, तो 1 वर्ष के अगर अंदर आता है तो वो आयगत होगा, और 1 वर्ष से अगर ज़्यादा का होगा तो वो क्या हो जाएगा, पूंजीगत। पूंजीगत वह संपत्ति क्रिएट करता है, मतलब असेट जनरेट करता है, लेकिन आयगत वह आपका संपत्ति क्रिएट नहीं करता। तो ये दोनों की पहचान हो गई। अब हम एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे जब हम मकान बना रहे हैं तो मकान बनाने में हमने बिजली फिटिंग कराई, तो बिजली फिटिंग, जो बिजली की फिटिंग होती है, इलेक्ट्रिक फिटिंग, वो एक ही बार होगी और उसका यूज़ हम बार बार करेंगे। तो जो चीज़ बार बार यूज़ होगी, खर्च एक बार होगा, उसको हम पूंजीगत व्यय कहते हैं। लेकिन आयगत व्यय क्या होता है, एक बार खर्च करोगे तो एक बार फ़ायदा मिलेगा, अगले बार खर्च करना है, अगले बार फ़ायदा लेना है तो अगले बार फिर से खर्च करना पड़ेगा। तो जो आयगत व्यय होता है पर्टिकुलर, वो आयगत व्यय आपका क्या होता है, वो आपका आवर्तक प्रकृति का होता है। आवर्तक मतलब रिकरिंग होता है, जबकि आपका पूंजीगत व्यय होता है वो नॉन रिकरिंग होता है। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखिए, जो कि अभी आपको 2012 के पेपर में भी इसी से संबंधित पूछा गया है, और इस पर भी हमने एक वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो 2012 के पेपर का विश्लेषण ना देखा हो तो हमारे चैनल पर आप उसको देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने वहाँ कवर कर रखे हैं। फिलहाल हम आपको बता रहे थे कि आयगत व्यय 1 साल के अंदर और पूंजीगत व्यय 1 साल से ऊपर का होता है। हम बिजली की फिटिंग का एग्जाम्पल दे रहे थे। बिजली फिटिंग मकान में एक ही बार होती है, 1 टाइम एक्सपेंस है, तो वो हमारा पूंजीगत व्यय होगा। और जो बार बार एक्सपेंस होता है, जैसे बिजली का बिल, तो बार बार आएगा। 1 महीने यूज़ किया तो 1 महीने का बिल चुकाओ, अगले महीने यूज़ करेंगे फिर बिल चुकाना पड़ेगा। तो वो कौन सा व्यय हो जाएगा आपका, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो बिजली का बिल आयगत व्यय है, लेकिन बिजली की फिटिंग आपका क्या है, पूंजीगत व्यय है। तो ये आपका क्या होता है, अनावर्तक होता है, जबकि ये आयगत व्यय आपका क्या होता है, आवर्तक होता है, यानी बार बार होने वाला है। ये बार बार ना होने वाला है। इसमें ज़्यादा बड़ी रकम खर्च होती है और इसमें थोड़ी थोड़ी सी रकम थोड़े थोड़े अमाउंट में खर्च होती है। जनरली ऐसा होता है। अब इसके बाद स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, द ट्रांजैक्शन सोन इन पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट में क्या लिखा जाता है। तो पीएल अकाउंट में याद रखिए रेवेन्यू
एक्सपेंस भी लिखे जाते हैं और रेवेन्यू इनकम भी लिखी जाती है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर तो वैसे भी यहाँ नहीं लिखा जाता और कैपिटल प्रॉफिट भी पीएल अकाउंट में नहीं लिखा जाता। तो बाकी के 3 ऑप्शन में आप देखिए कैपिटल आया है, कैपिटल आया है, कैपिटल आया है, जबकि कैपिटल आइटम पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता। कैपिटल आइटम कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? बैलेंस शीट में 3 जगह कैपिटल आया था, तो देखिए तीनों को हमने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेबिट किए जाते हैं और रेवेन्यू इनकम को पीएल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका तीसरे क्वेश्चन का सी हो जाएगा। अब इसके बाद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा गया है कि कौन सा प्रॉफिट पहले आता है, मतलब क्रम में कौन सा प्रॉफिट पहले और कौन सा प्रॉफिट बाद में आता है। तो याद रखिए सबसे पहले आपका जीपी आता है, ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको सकल लाभ कहते हैं, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है और फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। तो ये क्रम होगा, ये 1 नंबर पर, ये 2 नंबर पर और ये 3 नंबर पर। इसको देख लेते हैं कहाँ दिया है। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपको पहले नंबर पर है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाद में है और फिर नेट प्रॉफिट है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो आई होप जो आज हमने आपको बताया ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। और हम आपसे एक बार फिर कहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, वो अगर पेड कोर्स ज्वाइन करने का मन बना रहे हैं तो जल्दी से इस मंथ में ज्वाइन कर लें, क्योंकि अगले मंथ में कोई भी एडमिशन नहीं हो पाएगा, कोर्स आगे बढ़ जाएगा तो फिर इतना मटेरियल हम आपको एक बार में प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगस्त तक में आपके एडमिशन हो सकते हैं। इसलिए जिन लोगों को भी एडमिशन लेना है वो ले लें। और एक बिल्कुल सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि जब इतना कुछ जब हम पब्लिकली प्रोवाइड कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम पेड ग्रुप में काफ़ी कुछ आपको प्रोवाइड करने वाले हैं और आपके लिए हमारा कोर्स जो है बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आप भी हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लें। आज तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।